हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड, कि किस तरह से लैंड रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। हाउ लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड, किस तरह से लैंड रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। तो लैंड कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग वेज, यहाँ कुछ बताया गया है तरीके, उस तरह से लैंड का यूज़ हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लैंड को या तो कल्टीवेशन या नॉन कल्टीवेशन के 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो जिस पे कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर का वर्क होता है, और दूसरा जिस पर हम लोग कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग आज इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग जो लैंड का होता है वो फॉरेस्ट है। और जैसा कि हम लोग फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि फॉरेस्ट कितना सारी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने में समेटे रहता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक ज़रूरी चीज़ है। तो फॉरेस्ट एक जो है बहुत बड़ा भाग हमारे कंट्री का वो एक्वायर करता है। दूसरा जो यूज़ है, लैंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसे लैंड के बारे में हम लोग पहले देखें जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है और कुछ कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज़ होता है। तो ये बेसिकली दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो लैंड यूज़ नहीं होता है कल्टीवेशन के लिए, वो किस प्रकार से उसको कैटेगराइज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब बंजर भूमि, यानी कि जहाँ खेती करना या कल्टीवेशन करना संभव ही नहीं है। वो अलाउ नहीं करती है मिट्टी वहाँ की कि उस पर कोई फसल उग पाए। वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है, वहाँ वाटर का क्या रिसोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ एक लैंड को जो है वो बैरन लैंड बना देती है, यानी वेस्ट लैंड बना देती है। ये किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं हो पाता है, खास करके कल्टीवेशन के लिए। लैंड सेकंड है कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। ऐसे लैंड जिसको हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं करने की सोची हुई है। अब सोची हुई है का मतलब कि कुछ तो यूज़ करते ही होंगे उसका। तो वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बनाते हैं। तो अगर जहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, फैक्ट्रीज बन गए या रोड बन गई, वो यूज़ में नहीं आ सकती है एज ए एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। तो उस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड में आ जाती है कि ऐसे लैंड जिनको हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोगों ने ये सोच रखा है कि अब इस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर एयरपोर्ट्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, शहर बस गए। तो वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का काम संभव नहीं है। तो कुछ बैरन लैंड्स हो जाते हैं जिनको हम लोग वेस्ट लैंड भी कहते हैं, जहाँ पर संभव ही नहीं है कि एग्रीकल्चर का कोई काम किया जा सके। और दूसरा कि ऐसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स जिस पे बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स और बहुत सारी फैक्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं जहाँ खेती करना संभव नहीं। थर्ड पॉइंट में आता है अदर कल्टिवेटेड लैंड्स। ऐसे लैंड्स जहाँ कल्टीवेशन हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। परमानेंट पॉस्चर लैंड, गेजिंग लैंड। कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिनको कैटल्स के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिनको गेजिंग के पर्पज से कैटल्स के उनको छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पे मवेशियों को चारा मिलेगा, उनको भोजन मिल जाएगा। अगर वो गेजिंग लैंड नहीं छोड़े जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो मवेशी हैं, वो जो कैटल्स हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाए और वहाँ फसलों को बर्बाद करते हैं। इसलिए उनको एक एरिया दे दिया जाता है जिसमें वो अपना गेजिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पर भी
एग्रीकल्चर का काम नहीं हो सकता क्योंकि वो गेजिंग के पर्पज से छोड़ दिया गया है। तो ऐसे लैंड्स जो गेजिंग के पर्पज से कैटल्स के छोड़ दिए जाते हैं ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रहें, तो ऐसे भी कुछ लैंड छोड़े जाते हैं। और सेकंड है लैंड अंडर वैरायटी ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। ग्रुप्स का मतलब बाग बगीचा होता है, तो कुछ बागान और बाग लगाए जाते हैं, जैसे आम के पेड़ों का, अमरूद के पेड़ों का, गुआवा, है ना, बहुत सारे फलों के बाग बगीचे लगाए जाते हैं, प्लस फूल के भी बाग बगीचे होते हैं। तो वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ लैंड होते हैं जो बाग बगीचों के रूप में, उपवन के रूप में यूज़ हो रहे हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब देखें हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड किसको कहते हैं? लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कुछ ज़मीनें होती हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ तो हो सकती हैं, बट पिछले 5 साल से उनको यूज़ नहीं किया गया है, या यहाँ पर लिखा गया है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। 5 साल से अधिक दिनों से उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ नहीं किया गया है। ऐसे लैंड जो होते हैं उनको हम लोग कल्टिवेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। तो ये अदर कल्टिवेटेड लैंड 3 तरह का हो गए, जो गैजिंग के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जो ग्रूव्स के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उपवन के लिए या बाग बगीचों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और तीसरा जो ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं 5 साल के लिए। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिनको पिछले 5 साल या उससे अधिक समय से यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे भी लैंड हैं जिन पे एग्रीकल्चर तो हो सकता है, लेकिन किसी पर्पज से उस फील्ड को बिल्कुल उसमें कोई कल्टीवेशन का काम 5 या 5 साल से अधिक समय से नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉलो लैंड्स। इसमें 2 तरह के हैं, करंट फॉलो, तो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। किसी भी जमीन को अगर 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए छोड़ दिया जाए, 1 और लेस देन 1 या लेस देन 1 ईयर के लिए उसे कल्टीवेशन नहीं किया गया अगर किसी लैंड पे, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट फॉलो। मतलब फिलहाल वो जमीन एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रही है पिछले 1 साल से, ऐसे लैंड को हम लोग करंट फॉलो में रखते हैं। अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स, फॉर 1 to 5 ईयर्स। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अदर देन करंट फॉलो का मतलब ये होता है कि ऐसे लैंड जिसको 1 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे यूज नहीं किया गया है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हम लोग देख रहे हैं। एक तो हम लोग करंट फॉलो देखते हैं कि 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम समय में उसको यूज नहीं किया गया है एग्रीकल्चर पर्पज। दूसरा है जिसको हम लोग अदर देन करंट फॉलो कहते हैं, उसको 1 से 5 साल यानी 1 साल से ऊपर और 5 साल से कम समय में यूज नहीं किया गया है एग्रीकल्चर पर्पज। और तीसरा जो मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से यूज नहीं हुआ है, मोर देन 5 मतलब 5 से ऊपर। एक तो 1 से ऊपर, 1 से कम यानी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1 साल तक उसको करंट, 1 साल से 5 साल के बीच अदर देन करंट, और उससे यानी 5 ईयर्स से ज़्यादा समय से अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं आई, जिसको एग्रीकल्चर यूज़ में आ जाना चाहिए था या उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। और यहाँ 5th में हम लोग देखते हैं कि नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया में जहाँ पर कम से कम, जैसे कि हम लोग जानते हैं रबी और खरीफ 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं हमारे देश में, तो 6 महीने रबी का फसल होता है और 6 महीने खरीफ का फसल होता है। तो इन दोनों फसलों में से अगर कोई भी एक फसल अगर उगाई जा रही है तो उसको हम लोग नेट सॉन एरिया में लेते हैं। नेट सॉन एरिया वंस इन ए ईयर, उसमें फसलें उगाई गई वंस इन ए ईयर यानी एक फसल ही उगाई गई, तो उसको हम लोग नेट सॉन एरिया में कहते हैं। और ग्रॉस में
अगर एक से ज़्यादा बार अगर उगाई गई फसल, यानी 2 बार उगाई गई, तो उसको हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्लॉट है 100 एकर्स का, ये प्लॉट है 100 एकर्स का, 100 एकर्स का प्लॉट है। तो इसको पहली बार एक फसल पूरे पे उगाया गया तो 100 हो गया, प्लस दूसरी बार उसको उगाया गया तो उसको आधा ही उगाया गया, आधा 50%, तो ये 50, तो ये हो गया 150। तो कितने पे काम किया गया? ये तो नेट हो गया और ये ग्रॉस हो गया, क्योंकि एक बार आधा और यूज़ किया गया है उसको, तो वो 2 बार यूज़ हुआ ज़मीन, लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये आधा ही छूटा रहा। एक बार में पूरा हुआ तो 100 एकर्स हो गया और प्लस 50 एकर्स और हो गया, तो ग्रॉस में आ जाता है 150 एकर्स पे खेती हुई। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि नेट सॉन एरिया लैंड सॉन वंस इन ए ईयर, एक बार अगर हुआ तो पूरे जमीन पे हुआ, उसको ले लिया गया, और दूसरी बार जब उसको बोया गया तो उसमें आधी फसल बोई गई, आधा छोड़ दिया गया। ऐसा होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बारिश के समय नदियाँ फ्लड के रूप में आ जाती हैं, तो किसी साल आ जाती हैं, किसी साल नहीं आती हैं। तो लोग एक फसल तो पूरी तरह से निकाल लेते हैं और दूसरे फसल में उनको डर बना रहता है कि कहीं पानी आ जाए, अगर मैं फसल बोऊं अपने पूरे ज़मीन पे, तो हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए और फसल नष्ट हो जाए। इस डर से लोग कभी कभी थोड़ी सी ज़मीन ही यूज़ करते हैं बुआई के लिए, कि अगर बाढ़ आया भी गई तो नुकसान बस उतना ही होगा, पूरा नुकसान नहीं होगा, ये सोचकर कम ज़मीन पर कभी कभी बोते हैं। तो टोटल लैंड जो यूज़ हो रहा है वो तो बढ़ जाता है। जैसे एक बार 100 पे यूज़ हो गया और दूसरी बार 50, तो जब ग्रॉस करेंगे तो एक बार 100 को ले लेंगे पूरा और फिर दूसरी बार जो 50 यूज़ हुआ है उसको भी जोड़ देंगे, तब हम लोग को सकल उत्पाद यानी ग्रॉस क्रॉप्ड हम लोग को मिल जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो हम लोग को मिल जाएगा। यानी कि अगर 2 बार फसल किसी ज़मीन पर उगाई जाती है तो उसको 2 बार काउंट किया जाएगा। तो बच्चों, ये तो था हाउ लैंड रिसोर्स आर यूज्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।